हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टडी 91 परिवार में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज पेट स्पेशल जो हमारी क्लास चल रही है, जिसमें हम ज्योग्राफी और इकोनॉमी के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, आज उसी की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून भैया, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। जितने भी लोग लाइव आ गए हैं क्लास में, सभी के सभी एक बार सेशन को शेयर कर दें, उसके बाद आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले एक ऑफर आपके लिए है, महाबचत ऑफर स्टडी 91 की तरफ से नवरात्रि स्पेशल चल रहा है, जिसमें आपको यूजीसी नेट की क्लास 999 रुपए में केवल दी जा रही है। वीडियो के लिए मॉक टेस्ट, री एग्जाम जो वीडियो का होने वाला है उसके लिए मॉक टेस्ट आप के लिए अवेलेबल है। पेट मॉक टेस्ट अवेलेबल है। हिंदी के लिए इंडिविजुअल क्लास जो नितिन सर के द्वारा चलाई जाती है, केवल 999 रुपए में है। पेट हिंदी की क्लास 149 रुपए में। अब महाबचत ऑफर का जो दूसरा सेगमेंट है वो ये है कि प्रैक्टिस सेट और संपूर्ण अध्ययन सामग्री और प्रैक्टिस सेट दोनों का कॉम्बो आपको दिया जा रहा है, मात्र 350 रुपए में। चलिएगा, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलते हैं? WTO, शार्क, UNFCCC, FTA पर भारत EU वार्ता। जल्दी से बताइएगा। अब एक बात समझिएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, विश्व व्यापार संगठन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। इसकी स्थापना जो 1995 में की गई, इसके स्थान पर, किसके स्थान पर की गई थी? वो की गई थी गैट के स्थान पर। किसके स्थान पर? गैट के स्थान पर। क्लियर? ठीक, देखिए अब WTO का काम क्या है? WTO का काम है वैश्विक स्तर पर व्यापार के नियमों को पालन कराना, सभी लोगों के द्वारा उसको मेंशन करना। ये सारे काम किसके हैं? WTO। वैश्विक स्तर पर व्यापार संबंधी जितने भी मामले होंगे, व्यापार के नियम संबंधी जितने भी मामले होंगे, उन सब पर हस्तक्षेप किसका होगा? WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है भैया जिनेवा में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? जिनेवा में। और ये जो एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलते हैं समाचार पत्रों में, वो किससे संबंधित है? WTO से संबंधित है। किससे संबंधित है? WTO से संबंधित है। अब एक और बात, शार्क, ये जो शार्क समूह है, शार्क समूह में कुल देशों की संख्या अभी वर्तमान समय में कितनी है? कुल देशों की संख्या आप बताएंगे। कुल देशों की संख्या कितनी है? 8 है। कुल देशों की संख्या कितनी है? शार्क में देशों की संख्या 8 है। ठीक, शार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। कब हुई थी? शार्क की स्थापना हुई 1985, 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 इसकी स्थापना। शार्क की स्थापना हुई 1985, 8 दिसंबर 1985 में। इसकी स्थापना हुई थी बांग्लादेश ढाका में। इसकी स्थापना कहां हुई थी? बांग्लादेश ढाका में। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, शार्क का हेडक्वार्टर कहां है? शार्क का हेडक्वार्टर जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। शार्क का हेडक्वार्टर कहां है? ठीक, अच्छा, इसके 8 देशों की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कुल कितने देश हैं? 8 देश। इनमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है भैया काठमांडू। इसका हेडक्वार्टर कहां है? काठमांडू, नेपाल में। क्लियर? चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का हमारा है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट
एक वार्षिक प्रकाशन है किसका? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का, विश्व व्यापार संगठन का, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का। बताइएगा जल्दी से। देखिए, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD, IBRD, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1944 में, 1944 में। IBRD की स्थापना की गई 1944 में। अच्छा, अब एक क्वेश्चन, IBRD की स्थापना जो की गई वो सेकेंड वर्ल्ड वार में तबाह हुए यूरोपियन देशों के लिए फंडिंग की व्यवस्था कर सके, ये एक ऐसी संस्था का स्थापना किया गया। कब किया गया? 1944 में। 1944 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जो यूरोपियन कंट्री बर्बाद हुई हैं उनके रिकंस्ट्रक्शंस के लिए फंडिंग की व्यवस्था, फंडिंग अवेलेबल करा सके, ऋण के रूप में दे सके, इसीलिए इस संस्था का विकास किया गया। एक्चुअली यह IBRD वर्ल्ड बैंक की ही एक शाखा है, वर्ल्ड बैंक की ही एक शाखा है जो वैश्विक स्तर पर मुख्य रूप से यूरोपियन देशों के पुनर्निर्माण के लिए ऋण की व्यवस्था कराता है। IBRD क्लियर है भाई? समझ में आ गई बात? आगे आइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर महबूबुल हक, जगदीश भगवती, जोसेफ स्टडीज, अमृत सेन। महबूबुल हक मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ये HDI जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है प्रतिवर्ष, वह किसके द्वारा की जाती है? वह की जाती है UNDP के द्वारा। किसके द्वारा? UNDP के द्वारा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा HDI रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। अब ये HDI का जो फॉर्मेशन था, HDI किसने बनाया, HDI का कॉन्सेप्ट किसका था, वो यही पूछ रहा है आपका। तो मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया था महबूबुल हक के द्वारा। यह महबूबुल हक पाकिस्तान, महबूबुल हक अर्थशास्त्री थे। क्लियर? चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, एंटी टोबैको डे। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, एंटी टोबैको डे, तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है कब? 31 मई को एंटी टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 8 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है? 8 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, विश्व विरासत दिवस के रूप में, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, युवा दिवस के रूप में। ठीक, अब एक क्वेश्चन का अच्छा आंसर देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, विश्व विरासत दिवस के रूप में, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। तो 8 मार्च मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। 8 मार्च कब किसके लिए मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? आगे आइएगा। डेली का यूट्यूब शेड्यूल जो है स्टडी 91 की तरफ से आपके लिए डेली का यूट्यूब शेड्यूल क्या है भाई? डेली करंट अफेयर आपकी 8 बजे से क्लास चलती है राहुल सर के द्वारा। उसके बाद इंडियन पॉलिटी की क्लास 9 बजे से है राहुल सर के द्वारा। जीके जीएस की क्लास आपकी चलती है अमरेश सर के द्वारा। उसके बाद रीजनिंग की क्लास 12 बजे से है, ज्योग्राफी 1 बजे से, मैथ्स की क्लास 3 बजे से है, साइंस आपको मिलेगी आशीष सर के द्वारा जो 6 बजे से चलती है। संस्कृत जो बच्चे टेट और सुपर टेट के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल क्लास चलती है संस्कृत की क्लास शाम को 7 बजे डेली। आइएगा अगला क्वेश्चन, 10 दिसंबर मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस,
विश्व रेड क्रॉस दिवस, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? 10 दिसंबर को सामान्यतः किस रूप में मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके? मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे अब एक क्वेश्चन का आंसर आप कर देंगे, एक क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस 22 मई, 27 जून, 28 फरवरी, 30 जनवरी। जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, जैव विविधता दिवस। बायोडायवर्सिटी डे, बायोडायवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। अगला क्वेश्चन, 1 मई किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करिएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। कितने मई को? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। अगला क्वेश्चन है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 18 अप्रैल, 27 सितंबर, 10 दिसंबर। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। आइएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा तो एपीकल्चर शब्द, एपीकल्चर का संबंध किससे है? एपीकल्चर का संबंध किससे? मत्स्य उत्पादन, मधुमक्खी पालन, सब्जियों का उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, एपीकल्चर का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से। किससे? मधुमक्खी पालन से। मधुमक्खी पालन को हम क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। ठीक, देखिए यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए 15 मॉक टेस्ट और 25 सेक्शनल टेस्ट, जिसमें आपको 3000 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्विज मिलेंगे, जिसमें आपको 3000 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्विज मिलेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन, जिसमें आपको डाउट क्लियरिंग सेशन भी दिया जाएगा। आप इन नंबरों पर संपर्क करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में छिपी हुई बेरोजगारी है मुख्यतः कहां पर पाई जाती है? छिपी हुई बेरोजगारी। तो पहले आप यही जान लीजिए कि छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या है। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब होता है कि आप बाह्य दृष्टिकोण से तो दिख रहा हो कि आप रोजगार में हैं, आप कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट कुछ ना निकल रहा हो। इसका मतलब यह है कि अगर आपको उस काम से हटा दिया जाए तो उस काम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको हम कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। जैसे सिंपली मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। और आपके पास ये 2 एकड़, ये क्या है? 2 एकड़ कृषि के लिए जमीन है। किसके लिए? 2 एकड़ कृषि के लिए जमीन है। और आपके घर में कितने लोग हैं? 4 लोग। ये सभी चारों लोग इसी 2 एकड़ की जमीन पर पूरे वर्ष क्या करते हैं? कृषि करते हैं। क्या करते हैं? कृषि करते हैं। अब चारों लोग 2 एकड़ में काम तो कर रहे हैं, काम बराबर कर रहे हैं सभी लोग, कोई बैठा नहीं है, सब लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सबके पास रोजगार है, सब कार्यरत। लेकिन अगर इस 4 में से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो बाकी के अगर 2 लोगों ने इस पूरे वर्ष इसी 2 एकड़ जमीन पर काम किया कृषि का, तो जो आउटपुट है एक वर्ष के बाद जो उत्पादन इन 2 लोगों के द्वारा किया गया होगा, वही उत्पादन 4 लोगों के भी द्वारा किया गया। इसका मतलब यह है कि जो 2 लोगों को हटाया गया, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उत्पादन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
इनका रिजल्टेंट कुछ नहीं निकला। इसका मतलब यह है कि ये देखने में तो बेरोजगार नहीं थे, लेकिन एक्चुअली ये क्या थे? बेरोजगार। और इसी को हम कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, यानी कि ऐसी बेरोजगारी हम बेरोजगार होते हुए भी दिखाई ना दे हमको कि हम बेरोजगार हैं, उसे हम कहेंगे छिपी हुई बेरोजगारी। और ये छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कि कृषि सेक्टर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, तिलहन उत्पादन, मछली उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन। देखिएगा, दुग्ध उत्पादन की अगर हम बात करें तो दुग्ध उत्पादन का संबंध श्वेत क्रांति से है। किससे है? श्वेत क्रांति से। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप कर दीजिए। श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? दूसरा, तिलहन उत्पादन, पीली क्रांति का संबंध किससे है भैया? पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। और श्वेत क्रांति का जनक हम किसे कहते हैं? वर्गीज कुरियन को। किसे हम कहते हैं? वर्गीज कुरियन। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 जनवरी, 18 अगस्त, 11 जनवरी। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद की जयंती को हम किसके रूप में मनाते हैं? स्वामी विवेका जी की जयंती को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी। कब? ये डेट क्या है? 12 जनवरी। इसका मतलब यह है कि 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गिरना परियोजना कहां स्थित है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। गिरना परियोजना कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। गिरना परियोजना एक्चुअली गिरना नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर? गिरना नदी से संबंधित है। और यह गिरना नदी कहां से संबंधित है? महाराष्ट्र की नदी। कहां की? महाराष्ट्र। तो यह गिरना परियोजना किससे संबंधित है? गिरना परियोजना संबंधित है महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत, नेपाल भारत सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? शारदा बांध परियोजना, टनकपुर बांध परियोजना। ये दोनों परियोजनाएं भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजनाएं हैं। पंचेश्वर परियोजना ये भी भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना, लेकिन चूखा परियोजना या भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना नहीं है। शारदा बांध परियोजना, टनकपुर बांध परियोजना और पंचेश्वर परियोजना, ये तीनों रट्टा मार जाओ, ये तीनों परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना। देखिए, नितिन सर के द्वारा हिंदी की इंडिविजुअल क्लास का नया बैच शुरू है। आप इस बैच से एनरोल हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। यदि आपकी हिंदी कमजोर है और आप हिंदी को मजबूत बनाना चाह रहे हैं तो नितिन सर के द्वारा हिंदी व्याकरण की इस क्लास में जरूर प्रवेश लें। आइएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी। जल्दी से बताइएगा काकरापारा परियोजना किससे संबंधित है? देखिए, काकरापारा परियोजना की अगर हम बात करें, काकरापारा परियोजना संबंधित है ताप्ती नदी से। और काकरापारा परियोजना कहां है? गुजरात में। कहां है? गुजरात में। एक बात और, एक क्वेश्चन आप बताइएगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए।
जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती, यानी कि भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दूसरा, ताप्ती नदी की अगर हम बात करें तो यह नदी भी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। कहां से प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं बनाती है, ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं बनाती है, बल्कि ताप्ती नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुअरी का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। किसका? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। क्लियर? नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश से होकर पास होने वाली भारत की क्या है? भारत की सबसे बड़ी नदी है। और इसी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ा घाट पास धुआंधार जलप्रपात सिचुएटेड है। कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात। नर्मदा नदी भी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, इसीलिए यह भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। यह भी किसका निर्माण करती है? एस्चुअरी का निर्माण करती है, जिसे हम ज्वार नदमुख के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ज्वार नदमुख के नाम से जानते हैं। तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी। आपको बताना था काकरा परियोजना किस नदी से संबंधित है। काकरा परियोजना ताप्ती नदी से संबंधित है। और काकरा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात राज्य से संबंधित है। किस नदी से संबंधित है? ताप्ती नदी से। किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप कर देंगे, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहां है? इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। कृष्णा नदी का उद्गम स्रोत क्या है? कहां से ये निकलती है? अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है? अमरकंटक। बिहार में कोयला नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, कौरो नदी। देखिए बिहार में बहने वाली नदी यहां कौन सी नदी है? सोन नदी। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी। यह गंगा में बिहार में जाकर पटना के पास गंगा से मिलती है। और यह सोन नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह क्षेत्र दक्षिण से उत्तर की तरफ है। कैसे है? दक्षिण से उत्तर की तरफ। देखिए अमरकंटक की पहाड़ी है और अमरकंटक इधर से एक नदी आ रही है, गंगा नदी। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर ऐसे जाती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। यह सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। और ये कौन सी है नदी? गंगा नदी। एक क्वेश्चन का आंसर और कर देना। एक क्वेश्चन का आंसर ये करना कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे जल्दी से। गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? एक बात समझना, गंगा नदी का उद्गम स्रोत नहीं है, बल्कि गंगा नदी दो नदियों के मिलने से बनती है। एक नदी है भागीरथी नदी। कौन सी? भागीरथी। और एक नदी है अलकनंदा। इसी अलकनंदा और भागीरथी, इन दोनों के मिलने के परिणाम स्वरूप, अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों के मिलने के परिणाम स्वरूप गंगा का निर्माण होता है। एक नदी ऐसे उत्तराखंड से आती है, एक नदी यहां से आती है अलकनंदा नदी, और दूसरी एक नदी ऐसे इधर से आती है भागीरथी नदी। कौन सी? अलकनंदा और भागीरथी। इधर अलकनंदा है और ये कौन है? भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के कारण किसका निर्माण होता है? गंगा का निर्माण होता है। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप और कर देंगे, गंगा में मिलने वाली गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? गंगा में मिलने वाली गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। आइएगा अगला क्वेश्चन, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। एक तरफ आपको दे रखा है कौन सा हिमालयी क्षेत्र किन दो नदियों के बीच में स्थित है।
इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको जल्दी से। देखिए हिमालय का निर्माण, हिमालय का जो वर्गीकरण है, हिमालय का वर्गीकरण एक ज्योग्राफर है सिडनी बुर्राड। हिमालय का वर्गीकरण सिडनी बुर्राड के द्वारा नदी के प्रवाह तंत्र के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया गया। नदी के प्रवाह तंत्र के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया गया। जब इन्होंने हिमालय का वर्गीकरण किया तो नदियों के कटाव के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया। और इन्होंने जो हिमालय का वर्गीकरण किया वो कैसे किया था? वो किया था ईस्ट टू वेस्ट। कैसे किया था? ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम। आप लोगों के दिमाग में जो हिमालय का वर्गीकरण चल रहा है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। एक्चुअली ये जो ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय और लघु हिमालय, बृहद हिमालय और शिवालिक है, इन हिमालयी का जो वर्गीकरण आप पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते हैं आप दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण। कैसे पढ़ते हैं आप? उत्तर से दक्षिण। लेकिन ये जो बंटवारा किया गया है वो कुछ इस तरीके से किया गया, ऐसे। अब देखिए यहां से एक नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से, ब्रह्मपुत्रा नदी, और इधर से एक नदी आती है ऐसे, सिंधु नदी। सिंधु और ब्रह्मपुत्रा के बीच में ये श्रेणी पाई जाती है हिमालय। हिमालय पर्वत श्रेणी सिंधु और ब्रह्मपुत्रा के बीच में पाई जाती है। अब एक बात समझ, यहां एक नदी है सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच का जो ये हिमालयी क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। इसे क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। और सतलज के बाद यहां एक नदी है, सतलज के बाद यहां एक नदी है जो इसे डिवाइड करती है, काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। ये कौन है? काली नदी। ये कौन सी नदी है? सतलज नदी। सतलज और काली नदी के बीच का जो हिमालयी क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। इसे कौन सा हिमालय कहते हैं? कुमायूं हिमालय। यहां एक नदी है तीस्ता नदी। यहां एक नदी है कौन सी? तीस्ता नदी। तीस्ता और काली के बीच का जो क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं असम हिमालय। इसे हम क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। इसे हम क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। और यह है ब्रह्मपुत्रा, यह है ब्रह्मपुत्रा, यह है तीस्ता। ब्रह्मपुत्रा और तीस्ता के बीच का जो हिमालयी क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं असम हिमालय। इसे हम क्या कहते हैं? असम हिमालय। अब समझना, सिडनी बुर्राड ने नदियों के बहाव के आधार पर, सिडनी बुर्राड ने नदियों के बहाव के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। एक को हम कहते हैं पंजाब हिमालय, दूसरे को हम कहते हैं कुमायूं हिमालय, तीसरे को हम कहते हैं नेपाल हिमालय और चौथे को हम कहते हैं असम हिमालय। कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसे दे देगा पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अब तुमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे ऊंचा सीरीज कौन सी है, सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, तो इसका जो नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय का भाग है, ये सबसे ऊंचा है। क्यों? क्योंकि नेपाल हिमालय के ही क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट, मकालू, मनसालू, ये सभी कहां है? नेपाल हिमालय में। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब इसी को मैच करना है आपको, मैच कर दो। देखिए पंजाब हिमालय किसके किसके बीच में? पंजाब हिमालय है सिंधु और सतलज के बीच में, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में। कुमायूं हिमालय किसके बीच में? सतलज और काली के बीच में। सॉरी, सतलज और काली नदी के बीच में। नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय किसके किसके बीच में है? नेपाल हिमालय है काली और तीस्ता नदी के बीच में, काली और तीस्ता नदी के बीच में। असम हिमालय किसके बीच में? असम हिमालय है तीस्ता और दिहांग। इसी दिहांग को ही हम क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा नदी। चलो अब एक बात समझना, ब्रह्मपुत्रा नदी की बात आई तो ब्रह्मपुत्रा नदी को समझिएगा जरा। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम चेमायुंगडिंग ग्लेशियर, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। जब ब्रह्मपुत्रा नदी
चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकल रही होती है तो यह ब्रह्मपुत्रा के नाम से नहीं निकलती। आपको बताना है कि ये किस नाम से निकलती है। ये सांगपो के नाम से निकलती है। किस नाम से निकलती है? सांगपो के नाम से निकलती। और जब ये यहां से निकलकर अरुणाचल प्रदेश के पास से भारत में एंटर करती है तब ये सांगपो के नाम से नहीं एंटर करती बल्कि ये दिहांग नदी के नाम से प्रवेश करती है। किस नाम से? दिहांग नदी के नाम से प्रवेश करती। और यही दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए जब असम में पहुंचती है तो इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। और इसी ब्रह्मपुत्रा नदी पर असम में भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिला माजुली द्वीप सिचुएटेड है। तो आपसे क्वेश्चन यहां से बनता है कि माजुली द्वीप कहां सिचुएटेड है? असम में है। किस नदी में है? किस नदी में है भैया? ब्रह्मपुत्रा नदी। क्लियर है? ब्रह्मपुत्रा की कुछ सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्रा की कुछ सहायक नदियों की अगर मैं बात करूं तो एक नदी है दिवांग नदी, दूसरी एक नदी है मानस नदी, तीसरी एक नदी है लोहित नदी। दिवांग, मानस, लोहित। इसकी एक और नदी है जिसे हम कहते हैं धनसिरी नदी। कौन सी नदी? धनसिरी। धनसिरी के बाद एक और नदी है सुवनसिरी। सुवनसिरी के बाद एक और नदी है जिया भरेली। कौन सी है? जिया भरेली। जिया भरेली के बाद एक और प्रमुख नदी है जिसे हम कहते हैं पगला दिया। क्या नाम है इसका? पगला दिया। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? चलिएगा अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फोह, आल्प्स पर्वत। ये फोह स्थानीय पवन है जो कह रहा है आपसे कि ये कहां चलती है? आल्प्स पर्वत पर चलती है। बिल्कुल सही है। बोरा पोलैंड में चलती है। मिस्ट्रल राइन घाटी में चलती है। मिस्ट्रल कहां चलती है? राइन घाटी में चलती है। और खमसिन कहां की स्थानीय पवन है? खमसिन मिस्र की स्थानीय पवन है। क्लियर है? अब एक बात और समझना, लेकिन ये जो बोरा है कौन सी स्थानीय पवन? बोरा स्थानीय पवन पोलैंड से संबंधित नहीं है। पोलैंड में नहीं चलती है। ये यूगोस्लाविया में एड्रियाटिक सागर के तट पर चलती है। कहां चलती है? यूगोस्लाविया में एड्रियाटिक सागर के तट पर चलती है। कहां चलती है? एड्रियाटिक सागर के तट पर। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप करना कि भैया हिमभक्षी पवन के नाम से किसे जानते हैं? एक्चुअली ये हिमभक्षी पवन एक स्थानीय पवन का नाम है। ये हिमभक्षी पवन कहां के स्थानीय पवन को कहा जाता है? किस देश की स्थानीय पवन का नाम क्या है? हिमभक्षी पवन। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, हिमभक्षी पवन। दूसरा एक क्वेश्चन का आंसर और कर देना, डॉक्टर पवन किसे कहते हैं? डॉक्टर पवन किसे कहते हैं? ये दोनों स्थानीय पवन है। इन दोनों स्थानीय पवन को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे जल्दी से। तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करते रहिए। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन कहां उड़ती है? हरमट्टन उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। देख लो, इसको देखिएगा जरा। यह अफ्रीका महाद्वीप है। कौन है? अफ्रीका महाद्वीप। यहां कौन है? यहां है भूमध्य सागर, यहां है यूरोप, और ये एक देश है इटली। ये एक देश कौन सा है? इटली। ध्यान से समझना। यह है पूरा का पूरा सहारा मरुस्थल। कौन है? सहारा मरुस्थल। अब देखिए, इसी सहारा मरुस्थल से इधर की तरफ एक पवन चलती है ऐसे, और ये पवन यहां से चलने के बाद गर्म शुष्क हवा सहारा मरुस्थल से ऐसे ऊपर की तरफ चलती है, भूमध्य सागर को क्रॉस करके कहां पहुंच जाती है? इटली में पहुंचती। और जब ये इटली में पहुंचती है तो गर्म और शुष्क
होने के बावजूद भी जब ये भूमध्य सागर से पहुंचती है तो ये बहुत सी ह्यूमिडिटी को उठा लेती, बहुत से जलवाष्प को उठा लेती, और यही पवन यहां पर इटली में पहुंचकर वर्षा कराती, इटली में पहुंचकर वर्षा कराती। अब वर्षा में होता क्या है, देखो यहां सहारा मरुस्थल के बालू के कणों का रंग रेडिश कलर का दिखाई देता, लाल कलर का दिखाई देता, रंग में दिखाई देता, और यहां ये तेज गति से उड़ने वाली, तेज गति से चलने वाली हवाएं अपने साथ बालू के कणों को भी उठा के लेके जाती, और जब ये बालू के कण को उठा के इटली में लेके जाती हैं, और जब यहां वर्षा होती है तो वर्षा के जलों के साथ बालू के कण भी नीचे आते हैं, और बालू के कण दिखने में रेड कलर के होते हैं, लाल रंग के होते हैं, इसीलिए यहां वर्षा का जल पूरा का पूरा रंग, पूरा का पूरा कैसा दिखाई देता है, लाल रंग में दिखाई देता है। और जब ये लाल रंग में दिखाई देता है, लाल रंग में जब ये दिखाई देता है, इसी वजह से लाल रंग में दिखाई देने के कारण इस वर्षा को हम कहते हैं रक्त वर्षा। इसे हम क्या कहते हैं, रक्त वर्षा। किस नाम से जानते हैं, रक्त वर्षा के नाम से। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये रक्त वर्षा के लिए कौन सी स्थानीय पवन जिम्मेदार है, तो इस स्थानीय पवन को हम कौन सी पवन के नाम से जानते हैं, इस क्वेश्चन का कमेंट आपको करना है जल्दी से। दूसरा, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन, यहां से एक पवन चलती है, देखिए इधर से एक पवन चलती है, ऐसे पश्चिमी तट की तरफ चलती है, सहारा मरुस्थल से अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर चलती है, और इसी पश्चिमी तट पर चलने वाली पवन को हम कहते हैं हरमट्टन। क्या बोलते हैं इसको, हरमट्टन। तो हरमट्टन कहां से कहां चल रही है भैया, पूरब से पश्चिम की ओर चल रही। कहां से कहां चल रही है, पूरब से पश्चिम की ओर चल रही। एक बात और समझना, ये हरमट्टन पवन कैसी है, गर्म पवन है। कैसी पवन है, गर्म पवन। अफ्रीका का ये जो तट है, यहां एक ठंडी जलधारा चलती है, ये अटलांटिक महासागर है, ये पूरा कौन है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में ये चलने वाली ठंडी जलधारा अफ्रीका के इस पश्चिमी तटीय क्षेत्र को बहुत ज्यादा ठंडा कर देती। जब बहुत ज्यादा ठंडा कर देती हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती, और इन्हीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ये गर्म हवा पहुंचकर राहत पैदा करती है। जब राहत प्रदान करती हैं तो ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से अगर कोई जूझ रहा हो और उसको राहत मिल जाए तो ये काम किसका होता है, डॉक्टर का होता है। इसीलिए हरमट्टन पवन को डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। क्लियर, बात समझ में आ गई यहां तक, आगे चलते। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो के री एग्जाम के लिए आपके पास सुनहरा मौका है अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का। टॉप 15 मॉक टेस्ट, टॉप 15 मॉक टेस्ट अवेलेबल है आपके लिए। सभी मॉक टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। आप इस बैच से एनरोल हो सकते हैं जिसकी कीमत मात्र 349 रुपए है। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। आइएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नुबियन मरुभूमि कहां स्थित है। नुबियन एक मरुस्थल है, कहां स्थित है, आपसे यही पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन। इथियोपिया, मिस्र, सोमालिया, सूडान। तो नुबियन मरुभूमि पाई जाती है कहां पर, सूडान में। अगला क्वेश्चन, अल गजीरा रेगिस्तान एक रेगिस्तान है जिसका नाम क्या है, अल गजीरा रेगिस्तान। अल गजीरा रेगिस्तान कहां पाया जाता है, सऊदी अरब, ईरान, सूडान, मिस्र। तो अल गजीरा मरुस्थल कहां है भैया, अल गजीरा रेगिस्तान सूडान में। अल गजीरा, अल गजीरा मरुस्थल, अल गजीरा मरुस्थल कहां है, सूडान में। आगे चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, अगला क्वेश्चन है सेचूरा मरुभूमि। कौन सा, सेचूरा मरुभूमि किस देश में स्थित है, सेचूरा मरुस्थल कहां स्थित है, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील। पेरू, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो सेचूरा मरुभूमि कहां स्थित है, पेरू में स्थित है, पेरू में स्थित है। और यहीं से संबंधित एक जलधारा है, पेरू की जलधारा। कौन सी जलधारा, पेरू की जलधारा। और इसी पेरू की जलधारा को हम कहते हैं कौन सी, हम्बोल्ट जलधारा। कौन सी जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा। अब आप क्वेश्चन करके आंसर करके बताएंगे कि यह हम्बोल्ट की जलधारा ठंडी होती है या गर्म होती है, ठंडी होती है या गर्म होती है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता।
यानी कि मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो देखिएगा, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत सारे मरुस्थल है। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया को हम क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी धरती का देश कहा जाता है। प्यासी धरती, ठीक। आगे, विश्व का जो स्थल विहीन महाद्वीप है वो कौन सा है? यूरोप। एक छोटा सा महाद्वीपीय क्षेत्र है। और यूरोप को हम क्या कहते हैं भैया? यूरोप को हम और भी किसी नाम से जानते हैं। यूरोप को हम प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं हम? प्रायद्वीपों का महाद्वीप, यानी कि इसमें बहुत सारे प्रायद्वीप पाए जाते हैं। कई सारे प्रायद्वीप से मिलकर के यूरोप बना है। छोटा सा देश है, छोटा सा महाद्वीप है। और एक चीज और, एशिया तथा यूरोप के बीच, एक क्वेश्चन का आंसर आप करिएगा। एशिया और यूरोप के बीच, एशिया और यूरोप के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? एशिया और यूरोप के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसके द्वारा होता है? एशिया तथा यूरोप के बीच सीमा रेखा बनाती है कौन? एशिया और यूरोप के बीच में ऐसे एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है यूराल पर्वत। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? यूराल पर्वत श्रृंखला। यूराल पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती। यूराल पर्वत के साथ साथ यहां निचले क्रम में एक पर्वत श्रृंखला ऐसे और लगी है जिसे हम कहते हैं काकेशस पर्वत। कौन सा पर्वत? काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत मिलकर के यूरोप तथा एशिया के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। क्लियर? चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बाब अल मंदेब जलसंधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? बाब अल मंदेब जलसंधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अदन की खाड़ी। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, बाब अल मंदेब यह है अफ्रीका महाद्वीप, यह अरब प्रायद्वीप। ये कौन है? अरब प्रायद्वीप। ठीक। यहां है अदन की खाड़ी, यहां कौन है? अदन की खाड़ी। और ये पूरा क्षेत्र कौन सा है? लाल सागर। कौन है? लाल सागर। और इसे कहते हैं हम अदन की खाड़ी। कौन? अदन की खाड़ी। अब एक बात, अदन की खाड़ी और लाल सागर, अदन की खाड़ी और लाल सागर के बीच में ये जो पतला सा छिछला सा जलीय क्षेत्र है, इसी को हम कहते हैं बाब अल मंदेब जलसंधि। इसी को हम क्या कहते हैं? बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब जलसंधि। क्लियर? समझ में आई बात? बाब अल मंदेब जलसंधि। बाब अल मंदेब जलसंधि किसके किसके बीच में है? बाब अल मंदेब जलसंधि लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में। लाल सागर और अदन की खाड़ी। एक बात और समझना, ये जो लाल सागर है और यही पूरा का पूरा ये है भूमध्य सागर। कौन है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच, भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में एक नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर। जिसका नाम क्या है? स्वेज नहर। यह स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर है। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? स्वेज नहर। स्वेज नहर किनको जोड़ने का काम करती है? स्वेज नहर बेसिकली लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करती है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करती है। क्लियर? बात समझ में आई सभी लोगों को? आ जाइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर कितना होता है? 12 घंटे 16 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट, 24 घंटे 32 मिनट, 24 घंटे 52 मिनट। अब एक बात समझना,
ज्वार भाटा होता क्या है? ज्वार भाटा का मतलब यह है, ज्वार भाटा का मतलब यह है कि अगर ये पृथ्वी सतह है, इस पर जलीय क्षेत्र का ऐसे आगे की तरफ बढ़ जाना या ऊपर की तरफ उठ जाना, जलीय क्षेत्र का या महासागरीय क्षेत्र का ऊपर की तरफ बढ़ जाना या आगे की तरफ ऊपर की तरफ उठ जाना या आगे की तरफ बढ़ जाने की क्रिया क्या कहलाती है? ज्वार कहलाती है। लेकिन जब यही उठा हुआ या आगे की तरफ बढ़ा हुआ जलीय क्षेत्र पीछे या नीचे की तरफ आए तो उसी को हम क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। एक्चुअली ज्वार और भाटा का कारण क्या होता है? ज्वार और भाटा का कारण क्या होता है? यह आपसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके ज्वार और भाटा के आने का कारण क्या होता है? सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा जब पृथ्वी बहुत तेजी से घूम रही होती है तो इसके घूमने के कारण एक बल काम करता, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल भी ज्वार और भाटा के लिए जिम्मेदार होता है। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। ज्वार भाटा के लिए, ज्वार के लिए मुख्य रूप से सूर्य और चंद्रमा दोनों जिम्मेदार हैं, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि सूर्य तथा चंद्रमा में सबसे अधिक शक्तिशाली कारण कौन सा है जिससे ज्वार आता है? यानी कि ज्वार के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल? इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना जल्दी से। अब एक बात समझ, मान लीजिए कि यहां चंद्रमा है, मान लीजिए यहां चंद्रमा है और इस क्षेत्र पर क्या आ गया? ज्वार आ गया। इस पॉइंट पर अगर ज्वार आ गया, पुनः जब पृथ्वी ऐसे 24 घंटे में घूम जाएगी, ऐसे रिवॉल्व कर जाए, अगर ये घूम जाए, घूर्णन जब कर देगी तो 24 घंटे के बाद यही पॉइंट फिर से यहीं आ जाएगा। समझ में आई क्या बात? फिर से क्या हो जाएगा? यहीं आ जाएगा। तो दैनिक ज्वार भाटा के मध्य, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतराल कितना होता है? तो ये लगभग कितना होता है? 24 घंटे 52 मिनट का समयांतराल होता है। इसका मतलब ये है कि 24 घंटे 52 मिनट के समयांतराल पर किसी बिंदु पर 2 बार ज्वार आएगा और 2 बार भाटा आएगा। किसी एक ही बिंदु पर समान कारण की वजह से, किसी एक ही बिंदु पर समान कारण की वजह से 2 बार ज्वार आने में कितना समय लगेगा? 2 बार ज्वार आने में कम से कम 24 घंटे 52 मिनट लगेगा। एक बात और, सभी दुनिया के सभी बिंदुओं पर, सभी क्षेत्रों में 24 घंटे 52 मिनट के समयांतराल पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आएगा। लेकिन साउथहैम्पटन, ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में, कहा? ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में 24 घंटे 52 मिनट के समयांतराल पर 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है। कितने? 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि विश्व का वह कौन सा क्षेत्र है जहां 24 घंटे 52 मिनट के समयांतराल पर 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा है? तो आपका आंसर होगा ब्रिटेन का साउथहैम्पटन। ब्रिटेन का साउथहैम्पटन। अच्छा, एक चीज और, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार, तो दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है भैया? दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार आता है कनाडा में। कहां आता है? कनाडा में। कनाडा में नोवा स्कोशिया के तट पर आता है। कहां आता है? कनाडा में नोवा स्कोशिया की तट पर, फंडी की खाड़ी में आता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? फंडी की खाड़ी में, नोवा स्कोशिया के तट पर, नोवा स्कोशिया, क्लियर? नोवा स्कोशिया के तट पर फंडी की खाड़ी में दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, जिसकी ऊंचाई होती है 14 से 18 मीटर। कितनी होती है? 14 से 18 मीटर। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? भारत का सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। भारत का सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? क्लियर? चलिएगा आगे चलते हैं। देखिए, नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स, नितिन सर के द्वारा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, स्टडी 91 के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप हैंड रिटन बुक्स, हैंड रिटन ई बुक्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी, सामान्य हिंदी, आधुनिक इतिहास के साथ साथ मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास और साइंस के तीनों सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, उसी के साथ साथ भारतीय राज्य व्यवस्था भी आपको मिलेगी। आप अगर नोट्स की समस्या से परेशान है, तो आप अपनी समस्या का निदान यहां से प्राप्त कर सकते हैं स्टडी 91 के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। आगे आइएगा। आज का हमारा अगला
आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कैंजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? किस नदी पर निर्मित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप करिएगा जल्दी से। तो कैंजी बांध स्थित है नाइजर नदी पर। कौन सी बांध पर? कौन सी नदी पर? नाइजर नदी पर स्थित है। आगे आइए। रोम इटली का शहर है। रोम इटली का एक नगर है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ? विस्टुला नदी, एवान नदी, राइन नदी, टाइबर नदी। राइन नदी और टाइबर नदी। एक्चुअली राइन नदी पर कौन बसा है? राइन नदी पर बसा हुआ है स्विट्जरलैंड। कौन बसा हुआ है? स्विट्जरलैंड। टाइबर नदी पर बसा हुआ है रोम। कौन सी नदी पर? टाइबर नदी पर बसा हुआ है रोम। रोम किस नदी के तट पर बसा हुआ है? टाइबर नदी। अगला क्वेश्चन है, हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? एल्ब नदी, राइन नदी, सीन नदी और रोन नदी। कौन सी नदी? देखिए, हैम्बर्ग किस नदी के तट पर है? किस नदी के मुहाने पर है? एल्ब नदी के मुहाने पर है। किस नदी के? एल्ब नदी के मुहाने पर। और सीन नदी के मुहाने पर कौन है भैया? सीन नदी के मुहाने पर पेरिस है। कौन है? पेरिस। आगे आइएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। आल्प्स, वोस्जेस, विंध्यन, फ्यूजियामा कहां है? ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण है, आपको ये बताना है। तो आल्प्स पर्वत किसका उदाहरण है भैया? आल्प्स पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। वोस्जेस पर्वत किसका उदाहरण है? वोस्जेस पर्वत भ्रंशोत पर्वत, इसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन के नाम से जानते हैं। विंध्यन पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। फ्यूजियामा किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। कहां है ये? जापान में। ये कहां है? जापान में। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आज का यह हमारा अंतिम क्वेश्चन था। हमने 30 क्वेश्चन की एक श्रृंखला देखी। यूपी पेट स्पेशल क्लास हमारी चल रही, जिसमें हम ज्योग्राफी और इकोनॉमी के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर। 4-5 दिन का समय बाकी हुआ है, 1 हफ्ते का समय है। आप पेट के लिए मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ते रहिए, जरूर अच्छे अंक आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।